बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 63। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे इमरान खान साहब की सेहत के मुताल्लिक जो खबरें हैं और जो नई अपडेट्स हैं। एक तरफ तो अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा सर जोड़कर बैठे हैं और उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं कि आने वाले दिनों में उन्होंने क्या करना है। उस पर बात करेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट बात करनी है वो है डॉक्टर आसिम का बयान। डॉक्टर आसिम इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल में एक बड़े ही सीनियर और मोतबर डॉक्टर हैं और पिछली कई दहाइयों से आप बेशक कह लें वो इमरान खान साहब के जितने भी मेडिकल से रिलेटेड मामलात हैं उनको वही देखते हैं, मीन वो उनके ज़ाती मौलिज हैं। उन्होंने अब एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमें बताया जा रहा है, मीन जो बीमारी इमरान खान साहब की आंख को बताई जा रही है, जो प्रॉब्लम बताई जा रही है, उसकी तशखीस और उसके ट्रीटमेंट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है या जिसे होना चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग वो हो, जिसके पास वो एजुकेशन हो, वैसा डॉक्टर पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं है। तो जब डॉक्टर मौजूद ही नहीं है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ये उन्होंने पहला सवाल उठाया। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि ये जो बीमारी है या ये जो एक कॉम्प्लिकेशन बनी है उनकी आंख के साथ, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसके पीछे और मुहर्रकात होंगे या हो सकते हैं, मतलब कोई और बीमारी हो सकती है और उसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। वो कहते हैं कि वो जो पीछे असल सूरत हाल है उसका ट्रीट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो सूरत हाल कोई ख़तरनाक भी ज़ाहिर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आंख का ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है और फौरी है, लेकिन ये आंख का मसला बना क्यों है, वो जो पीछे उसके मुहर्रकात हैं उनका अंदाज़ा लगाना, उसकी तशख़ीस करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि ये सब कुछ किसी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनकी वाकई ये ट्रेनिंग हो आंख के मामले में भी और दूसरे मामलात में भी, वो हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रीटमेंट और उनका ज़ाहिर एग्जामिनेशन हो, फिर ट्रीटमेंट हो और उनको जो मुनासिब हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो उनको मिले। उन्होंने ये जो एक नया पर्दा उठा दिया है, नया इंकशाफ किया है कि पिम्स हॉस्पिटल में ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर इनकी आंख से मुतल्लक मौजूद ही नहीं थे, तो फिर प्रोसीजर कैसे किया, ये अपने अंदर अब बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ जर्नल्स, क्योंकि आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, सबने किया है, उससे वैसे तो हमने आपको बताया कि सब कुछ तो उन्होंने जो कुछ गज़ा में वो कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एक ट्वीट किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये उनका जाहिर है, उन्होंने ये क्लेम किया है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के अहलकार गज़ा के अंदर कोई बारूदी सुरंगें साफ़ करते हुए मारे गए, जिसका मतलब ये है कि हमारे फ़ौजी एहलकार शायद पहले ही वहाँ जा चुके हैं। अब ये खबर कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं, ये हम अभी तक नहीं कह सकते, हमारे पास और किसी भी ज़राए से ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन जावेद हाशमी एक बहुत ही सीनियर और मोतबर वो सियासतदान है, अगर वो बात कह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे। तो अगर आप इसकी टाइमिंग देखें सब कुछ की, तो आप समझ सकते होंगे कि ये डाइवर्जन क्यों क्रिएट की गई। लेकिन हमें जाहिर है उस डाइवर्जन पर भी हमने बात करनी है जो क्रिएट की है और जिस वजह से इन्होंने की है उस पर भी। जैसे अभी हम गज़ा की आपके सामने बात रख रहे हैं कि अगर ये वाकई सच है कि हमारे अहलकार वहाँ जा चुके हैं और कुछ की जान भी चली गई है वहाँ, तो ये तो फिर बहुत ही मखदूश हालात हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह का खेल पाकिस्तान के साथ इस वक्त खेला जा रहा है। बहरहाल वापस आते हैं। अब इनको जब प्रेशर फील हुआ, डाइवर्जन तो क्रिएट कर ली लेकिन प्रेशर इस पर भी फील हुआ, तो फिर अब पिम्स हॉस्पिटल से एक स्टेटमेंट जारी करवाई गई। पिम्स हॉस्पिटल के पहले तो एक लिखी हुई स्टेटमेंट आई सामने, फिर उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे एक स्टेटमेंट दिलवाई गई, मेरा ख्याल डॉक्टर राणा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, सामने जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी को उन्होंने वीडियो मैसेज में पढ़ दिया। उसमें मुद्दा सिर्फ यही था, वही बीमारी लिखी गई कि इमरान खान साहब को ये तशख़ीस हुई। पहले हमारे डॉक्टर्स अडयाला जेल गए, वहाँ पर उनका मुआयना किया, तशख़ीस की और उसके बाद उनको ऑफ़र करा कि आप अगर पिम्स हॉस्पिटल आ जाएं तो यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से पिम्स हॉस्पिटल आने पर राज़ी हो गए। फिर यहाँ उनको सब कुछ बताया गया ट्रीटमेंट कैसे होगा, उन्होंने उसका कॉन्सेंट दिया। कॉन्सेंट उनसे लेने के बाद फिर उनका 20 मिनट लंबा ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक ठाक हुआ और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ के आ गए हैं। अडयाला जेल के अंदर उनको भेज दिया गया
और अभी उनके फॉलोअप ट्रीटमेंट या फॉलोअप जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आगे भी होती रहेंगी। ये मुद्दा है ओवरऑल इस मैसेज का। लेकिन ये वजह क्या बनी इस मैसेज को रिलीज़ करने की? क्योंकि अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो इस बीमारी का एक्सपर्ट ही मौजूद नहीं है, स्पेशलिस्ट ही मौजूद नहीं है, तो इन्होंने कैसे इसका इलाज कर दिया। अब इस प्रेशर से जान छुड़वाने के लिए ये जो डेवलप हुआ, ये जो हकीकत इससे पहले भी आपके सामने याद होगा, हमने पिछले व्लॉग में भी सुहेल अफरीदी साहब का बयान रखा था, अब डॉक्टर आसिम का आ गया। इस प्रेशर में इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ की है। लेकिन बहरहाल अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या डेवलप होती है। दूसरी तरफ सर जोड़ कर बैठे महमूद खान अचकज़ई, उनके साथ अलामा राजा नासिर अब्बास, उनके साथ सुहेल अफरीदी और साथ सलमान अकरम राजा और गौहर खान भी। उन्होंने वहाँ से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने बातचीत की, और उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा कि ये जो इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक इन्होंने ख़बर इस मौके पर फैलाई है, इनका मकसद डाइवर्जन क्रिएट करना है। इनका मकसद ये है कि आपका 8 फरवरी के ऊपर जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, फोकस है, वो ख़राब हो जाए और ये आपके लिए एक डाइवर्जन क्रिएट कर दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत, ज़िंदगी हम सब के लिए बड़ी अहम है, इसीलिए इस वक्त आप सारे मिलकर 8 फरवरी के एहतजाज पर फोकस करें। ये उनका पैगाम है। जाहिर है इसके ऊपर मिला जुला रुझान है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद ये कर रहे हैं कि धरना अभी दे देना चाहिए था, भरपूर एहतजाज करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब तक इमरान खान तक रसाई ना मिले और उनकी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट हमें पूरी तरह से मुयस्सर ना आ सके। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वाकई डाइवर्जन में नहीं जाना चाहिए और 8 फरवरी के एहतजाज को मुकम्मल कामयाब बनाना चाहिए। तो ये अभी दो सूरत हाल हैं। कितना बनता है 8 फरवरी का एहतजाज? क्या वाकई तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही? कर सकेंगे कि नहीं? ये आने वाले दिनों में ज़ाहिर है पता लग जाएगा। हफ्ता रह गया, आपको ज़्यादा तो है नहीं, हफ्ता सवा हफ्ता आप कहिए कि उसके बाद 8 फरवरी को जब ये एहतजाज हो गया तो उसके बाद हम शायद इसको रिकलेक्ट कर सकेंगे, इस सारी मेमोरी को, कि क्या ये जो 8 दिन है हमने ज़ाया किए हैं या मुनासिब फ़ैसला हुआ। तो बहरहाल ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने वहाँ से जो अपना वीडियो बयान है वो जारी करवाया। अब इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो भी अब तज्ज़िया कर रहे हैं। इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने कहा है कि इमरान खान के सामने ऑप्शन रखा गया कि डॉक्टर को यहीं ले आएँ जेल के अंदर, या आप जाना चाहेंगे, आपको ले जाया जाए हॉस्पिटल में तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो डॉक्टर को यहीं ले आएँ। नजम सेठी साहब कहते हैं कि कोई और होता तो डर जाता कि रास्ते में मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचा दें। इमरान खान दलेर है, वो ऐसी चीज़ों से मुबर्रा है, ऊपर है, वो इनसे डरता नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल आपके साथ चलता हूं। और वो हॉस्पिटल आए और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। कोई और, उनके कहने का मतलब है कि लीडर होता तो वो शायद कहता कि नहीं, मेरा ट्रीटमेंट जेल के अंदर ही कर दीजिए, क्योंकि उसे फ़िक्र होता कि बाहर ले जाकर मेरे साथ ये कोई हादसा ना कर दें। तो ये उनका इसके ऊपर एनालिसिस है। रऊफ़ क्लासरा साहब कहते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त हेट रिलेशनशिप चल रहा है। इमरान खान को जिस तरह ये पिम्स लाए, ये एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया गया एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ। इस दौरान इमरान खान को कुछ हो जाता तो इसके रिएक्शन में बहुत नुकसान होता। हुकूमत ये रिस्क ना ले, डॉक्टर्स तक रसाई दे, ये काम इनको नहीं करना चाहिए। दोनों, नजम सेठी भी और रऊफ़ क्लासरा भी, बहुत सख्त नाकद हैं इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनकी तरफ से ये तज्ज़िया है। अब दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि इमरान खान की सिक्योरिटी और दूसरे हवालों से हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है। हमने ये बात इसलिए छुपाई कि कहीं वहाँ पर लोग ना इकट्ठे हो जाएं, तो इस वजह से नहीं बताया, वरना और कोई मसला नहीं था। ये अब हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं। दूसरी तरफ कामरान शाहिद साहब का शो, ये भी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, तो इनके शो पर बातचीत जो हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं अपने जो उनके पैनलिस्ट हैं उनसे कि आपको लगता है, और उनमें एक पैनलिस्ट जो हैं वो उनके बारे में तासर है कि उन्हें ISPR का महकमा जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर बिठाता है। उनका नाम कमर चीमा है, माहिर दिफाई अमूर, और वो उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको ISPR कहता है कि इनसे दिफाई अमूर के बारे में तज्ज़िया लें। बहरहाल अब यहाँ पर कौन से दिफाई अमूर थे ये हमारी समझ से बाहर है। इमरान खान साहब की सेहत में वैसे तो हर जगह पर ही दिफाई अमूर हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से दिफाई अमूर थे। लेकिन बहरहाल उनसे जब ये सवाल पूछा कि आपको लगता है हुकूमत इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करेगी, कामरान शाहिद ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता हुकूमत ऐसा रिस्क लेगी। अगर आवाम को पता लगा कि वो इस सड़क से बनी गाला जाएंगे तो उसी सड़क पर जलसा हो जाएगा
तो उस पर कामरान शाहिद ने कहा कि अडयाला में कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जिस पर वो उनको बनीगाला जो है वो ले जाएं और वहाँ पर मुंतकिल कर दें। तो ये बातचीत उनके शो पर हो रही है। आपको सिर्फ मैंने बताया है कि जो ISPR के आप ये कहें कि सर्टिफाइड किस्म के जो तजिया निकार हैं वो अब टेलीविज़न पर बैठ कर क्या तजिया कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे सुहेल अफरीदी साहब का बयान है। वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने अपने जलसों में जो नारे लगवाए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मरीम नवाज़ ने लगवाए थे, वो कहते हैं ऐसा कोई नारा खैबर पख्तूनख्वा में लग जाए तो उन्हें शेड्यूल 4 में डाल देते हैं, मीन दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं ऐसे बंदे को, और ऐसी तंजीमों को भी कालअदम कर देते हैं जो ऐसे नारे लगाएं। लेकिन पंजाब में उन्होंने इशारा किया कि वहाँ वज़ीर आला बना दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो आलमी मीडिया पर बैठकर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के बारे में गलत बयान दे उसको वज़ीर दिफा बना दिया जाता है। ईमान मज़ारी को सज़ाएँ हो जाती हैं उससे कम बात करने पर। तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। इनखला ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया। एक एक ड्रोन में 21 लोगों को शहीद किया गया। जब एहतजाज होता था तो इन पर सीधी फायरिंग की जाती थी और 5-5 लोग इसमें शहीद होते थे। लोगों को इस कदर तंग किया गया, कोर कमांडर पेशावर और IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसके ज़रिए कौम को इस बात पर मजबूर किया गया कि इनखला करना ज़रूरी है। वो एक दफ़ा फिर इनखला क्यों हुआ वहाँ से वादी तीरा के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। तो अब इन्होंने भी यही बात की। यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब ने इससे हट के वादी तीरा की हम बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुतल्लिक इन्होंने भी कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें एक्सेस नहीं दी जा रही, और पहले हॉस्पिटल डिनाई करता रहा, बाद में हॉस्पिटल ने कहा कि जी बिल्कुल हमने ट्रीटमेंट किया। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। ट्वीट तो आपके सामने इमरान खान साहब का हमने रख दिया था 24 अक्टूबर 2019 का। उस वक्त उन्होंने बुज़दार साहब और मुझे ये ताकीद की कि सियासी मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन इन्हें भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैंने पता किया, मेरी ड्यूटी लगी। फिर बुज़दार साहब ख़ुद तो ज़ाहिर नहीं जा सकते थे, मैंने जाना था जेल। तो सबसे पहले मैंने होमवर्क किया, नून लीग के लोगों का जो बयानिया था वो पता करवाया कि मसला क्या है। उन्होंने कहा जी कि उनका दिल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, किसी वक्त भी उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उन्हें फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड भेजना बहुत ज़रूरी है। अब उसको हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड, जिसमें सीनियर तरीन डॉक्टर्स, मैं उनके नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स मीन जो प्रोफेसर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेयो हॉस्पिटल में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर सीनियर तरीन डॉक्टर्स, जो ऐसे डॉक्टर जिनके ऊपर किसी को कोई सवाल शक शुबा ना हो, जिनकी रेपुटेशन बालातर थी तमाम चीज़ों से, उनको 3 डॉक्टर्स को मैंने साथ लिया। एक सरकारी मेरे साथ अहलकार थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनका नाम भी नहीं ले रहा, वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और मैं इस वफ्त के साथ या इस वफ्त की क़यादत करते हुए कोट लखपत जेल जा पहुंचा। कभी तफसील सारी मेरी मियाँ साहब से क्या बातें हुई वो बाद में बताऊंगा। मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं उनका जिक्र छिड़ जाएगा तो उनके लिए मुसीबत आ जाएगी, लेकिन आज जो सेहत से मुतल्लिक है वो बता देता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा कोट लखपत में, आजकल भी अगर मैं गलत नहीं तो वही जेल सुपरिटेंडेंट हैं जो उस वक्त थे, उनका भी मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। तो आज के दिन भी वही जेल सुपरिटेंडेंट हैं जो उस वक्त थे। तो जब मैं मिलने के लिए उनको वहाँ पहुँचा जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में, हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया। फिर एक कमरे के अंदर इंतज़ाम किया गया जिसमें मियाँ साहब ने और हमने बैठना था। उस कमरे के अंदर एक टेबल लगी और आप उस टेबल को इस तरह से समझिए कि वो टेबल लंबी टेबल थी, उसके दरमियान में मैं बैठ गया और उसके राइट पे मेरे 2 डॉक्टर साहब बैठ गए और मेरे लेफ़्ट पे एक डॉक्टर साहब बैठ गए। जो मेरे साथ तीनों प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स गए हुए थे, एक साइड पे 2 बैठ गए, एक साइड पे 1 बैठ गए। तो हम इस मेज़ पर बैठे हुए, हमारे सामने मेज़ के बिल्कुल सामने जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुर्सी लगी हुई थी और हम जाकर बैठ गए और उसके बाद बताया गया कि नवाज़ शरीफ साहब को ला रहे हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए। नवाज़ शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, ऊपर डार्क ब्लू कलर की उन्होंने वास्कट पहन रखी थी। वेस्टकोट जो उन्होंने पहनी थी और सूट था बिल्कुल चमाचम था, ऐसे ही था जैसे कोई वज़ीर आज़म ऑफिस में होता है। इतने ही बेहतरीन बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, जूते पॉलिश हुए, मीन जितने बेहतरीन गेटअप में एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसी गेटअप के अंदर वो थे। चेहरा उनका बिल्कुल सुर्ख था, मीन बुरे वाला सुर्ख नहीं, सेहतमंद सुर्ख था और बिल्कुल हशाश बशाश। उनको लाकर बिल्कुल मेरे सामने उस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया मियाँ साहब को। अब ये जो मेज़ थी इसमें मैंने आपको बताया कि मैं बैठा था, एक तरफ 2 डॉक्टर साहबान, एक तरफ 1 डॉक्टर,
और जो मेज़ की नुकरें थी दोनों, आप कह लें, मैं उसको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं, तो उस पर एक तरफ जेल के डॉक्टर साहब होते हैं, हर जेल के अंदर वो बैठे हुए थे, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और दूसरी तरफ जेलर जो जेल सुप्रीडेंट हैं वो बैठे हुए थे। तो इस तरह ये मेज़ की तरतीब पूरी होगी। मियाँ साहब के उकब में 2 कुर्सियां लगीं। एक कुर्सी पर डॉक्टर अदनान बैठ गए, जो उनके साथ ही जेल के अंदर घूमते फिरते होते थे। वो ऐसे ही समझें कि उनको भी आधी कैदी हुई थी मियाँ साहब के साथ, मतलब वो सारा दिन उनके साथ रहते थे, रात को वो वापस आ जाते थे। तो उनका जेल में आना जाना ऐसे ही था जैसे जेल के अमले की हो, तो उन्हें एक्सेस थी मियाँ साहब तक 24 घंटे। हमारी गवर्नमेंट के दौरान वो कभी भी अंदर जा सकते थे। मियाँ साहब से बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, 1-2 कुर्सियाँ लगी थी, तो एक कुर्सी जो थी वो मुझे जो असिस्ट कर रहे थे, मेरे साथ जो मुझे हेल्प कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिसर जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करते थे, मेरे कुलीग थे, वो मेरे साथ गए हुए थे वो नोट्स लेने के लिए, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए वो पीछे बैठे अपने नोट्स ले रहे थे। तो ये उस कमरे में थे। मियाँ साहब बैठ गए। उसमें मियाँ साहब ने को मेरे से भी बात की। वो बड़ी पर्सनल बात थी, ऐसे उंगली करके डायरेक्ट उन्होंने बात की। वो कभी, मैंने आपको कहा कि अभी मौका नहीं है, बहुत सारे लोगों का बीच में जिक्र आ जाना है, तो किसी दिन दोबारा ये कहानी, मौका अच्छा आएगा तो पूरी सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी उनसे 2 से 3 मुलाकातें वहाँ हुई और लंबी गुफ्तो शनीद उनके साथ जेल के अंदर हुई। 12 डॉक्टर्स ने उनसे मामला उनका पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे दिल का ये मामला है और पहले भी मेरा हो चुका है, मैंने तो बाहर जाना है। जो दोनों डॉक्टर्स थे उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये मामला होता क्या है, इसको हम यहाँ कैसे ट्रीट करते हैं, और मियाँ साहब को कहा कि आप आइए, हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जो हॉस्पिटल आप पिक करेंगे उसको। मियाँ साहब फिर एडमेंट थे कि मैंने हर सूरत बरतानिया ही जाना है। उनमें से एक डॉक्टर साहब जो थे वो तो ज़रा थोड़े से शरीफ नफ्स थे। वो जो टिपिकल एक तरीका होता है एक शरीफ आदमी पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है, जो बड़े ऐसी पॉलिटिकल शख्सियात से बहुत ही ज़्यादा अदब व अदाब या एक्स्ट्रा कर्टसी के साथ बात करते हैं, वो कर रहे थे। एक डॉक्टर साहब थे, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल रिचर्ड गियर थे। वो, उनसे उनकी बड़ी मुशाबत थी। उन्होंने थोड़ा सा आगे झुक के कहा कि मियाँ साहब, आपने पहले एक ट्रीटमेंट करवाया था बरतानिया में। उन्होंने मेडिकल नाम लिया उस उनकी वेन का, आर्टरी का, जो भी था। मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, मुझे अब मैं सब कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो। तो उन्होंने कहा उन्होंने वो फाड़ डाली थी आपकी, वो वेन थी, आर्टरी थी मेरा ख्याल, और आप मरते मरते बचे थे। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका बिल्कुल वो एक्सपर्ट होते हैं, आपको हो सकता है हमसे अच्छे भी लगते हों, लेकिन अगर वो साल में, उन्होंने कहा कि एक, मैं आपको अंदाजे के साथ बताता हूँ कि अगर वो साल में 100 ऑपरेशन करते हैं या प्रोसीजर करते हैं तो हम उसकी जगह पर 3000 करते हैं। हमारा नंबर इतना है पाकिस्तान के अंदर, हमारी प्रैक्टिस इतनी है कि हमारा हाथ बहुत साफ हुआ होता है। तो यहाँ पर बहुत काबिल डॉक्टर हैं, आप अपनी मर्जी का डॉक्टर पिक करें। आप कोई मशीनरी, अपने डॉक्टर आपके पीछे बैठे हुए हैं, अदनान साहब ये बता दें कि ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो बरतानिया में है और यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम वो आपके लिए पैदा कर देते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आप क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवाते? अगर वाकई आप समझते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ट्रीटमेंट करवाइए। बातें वहाँ बहुत लंबी हुई, बहुत लंबा अरसा। वो जो रिचर्ड गियर साहब थे, मैं जान के उनको कह रहा हूँ, मुशाबत थी उनकी, उन्होंने मियाँ साहब को थोड़ा स्कूल भी किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बदतमीज़ी की, लेकिन स्कूल जैसे कई दफ़ा अच्छे फिजिशियन, मुझे भी किया होगा फिजिशियंस ने, फिजिशियन कई दफ़ा आपको स्कूल करते हैं अगर आप उल्टी सीधी बातें करें जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड ना हो, क्योंकि हर बंदा अपने अंदर एक डॉक्टर होता है। और पाकिस्तानियों और इंडियंस के साथ तो ये बड़ा ही मसला है, हम तो सारे, हमारा सब्ज़ी बेचने वाला भी डॉक्टर है और हमारा जो CSS ऑफिसर है वो भी डॉक्टर है। मतलब कहने का ये कि हर बंदा ही समझता है कि मेडिकल साइंस को मैं बड़ा समझता हूँ। तो कई दफ़ा आप अल्लियाँ तललियाँ मारें तो डॉक्टर साहब आपको, या डॉक्टर साहबा जो भी हों, वो फिर आपको डिसिप्लिन करते हैं या आपको स्कूल करते हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे। तो मेरे सामने उन्होंने अच्छी तरह से मियाँ साहब को स्कूल भी किया, लेकिन बहुत ही कर्टसी के साथ, तमीज़ के अंदर रहते हुए, एहतराम के अंदर, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ सब कुछ मौजूद है। बहरहाल मियाँ साहब ने कहा ना, मैं तो लागे नहीं आने देना किसी को। अब मैंने मियाँ साहब को कहा कि आपकी ज़िंदगी क्योंकि हमारे लिए बहुत कीमती है, तो अब क्योंकि मैं तैयारी करके गया था, मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से जाना नहीं चाहते, आप हॉस्पिटल जाके इलाज नहीं करवाना चाहते, आपको हार्ट अटैक वगैरह अल्लाह ना करे, आपकी बेटी बाहर कहती हैं कि आज हुआ तो कल हुआ, अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि इस सूरत हाल के अंदर हम यहाँ पर एक कार्डियोलॉजी वार्ड बना रहे हैं आपके लिए। एक कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट आपके ऊपर ड्यूटी करेंगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट होंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 3 डॉक्टर्स को लगाएगी, साथ उनके 2 या 3 का स्टाफ होगा जो नर्स और होते हैं। और यहाँ पर हम एक जो एक अमेरिका में मोबाइल कह देते हैं, पाकिस्तान में मोबाइल कह देते हैं, तो एक जो मोबाइल यूनिट होगा
जिसमें कार्डियोलॉजी से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, वो यहाँ पर हम स्टेशन करने लगे हैं जेल में, ताकि आपको अल्लाह ना करे अगर हार्ट अटैक या कुछ भी हो तो आपका यही ट्रीटमेंट हम कर सकें, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं हैं। लेकिन साथ मैंने मियाँ साहब को कहा कि देख लीजिए, पाकिस्तान के पास कार्डियोलॉजिस्ट पहले ही कम है, ये 8 घंटे में डॉक्टर साहब ने वहाँ कितने काम करने हैं, और आप पर 8-8 घंटे के 3 डॉक्टर्स लग रहे हैं, और फिर छुट्टी भी करवाएंगे तो 4 डॉक्टर्स लग रहे हैं। तो आप 4 डॉक्टर, कितने हज़ारों मरीज़ों का हक होगा जो आप खा जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। तो हमने मजबूरन वो कार्डियोलॉजी का वार्ड जो था वो कोट लखपत जेल के अंदर बनाया, और वहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी देते रहे। 4 कार्डियोलॉजिस्ट, 8-8 घंटे की शिफ्ट, और एक एक्स्ट्रा जो छुट्टी ज़ाहिर है कवर करते थे, और उसके साथ अमले के लोग, और वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट, वो उस सब को मैंने, ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट ने करना था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मिनिस्टर थी, उनके साथ मिलके चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मैं देख रहा था तमाम चीज़ें बुज़दार साहब के बिहाफ पर। तो उसको हमने वहाँ इस्टेब्लिश किया, और अगले ही दिन का किया। और जब तक मियाँ साहब की फिर डील नहीं कट गई जनरल बाजवा के साथ, जो हमें नहीं पता था, और प्लेटलेट्स ऊपर नीचे, और अब वो फैसल वाडा कहते हैं कि वो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक, मुझे तो अच्छा नहीं लगता अल्फाज कहते भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते के खून के वो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए थे, हमने कुत्ते का खून इस्तेमाल किया था, फैसल वाडा कहते हैं। तो वो जब तक नहीं हो गया, वो वहाँ पर कार्डियोलॉजी सेंटर बना रहा। जब इनकी डील बन गई तो उसके बाद ये फिर हॉस्पिटल चले गए, और वहाँ से टाइम फिश बाहर चले गए। उसी के दौरान एक और मीटिंग मुझे आज भी याद है, उसका मैं सिर्फ इतना ही अहवाल कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये नहीं मान रहे थे, कार्डियोलॉजी सेंटर भी बना दिया वहाँ पर जेल में, फिर ये नहीं मान रहे थे हॉस्पिटल आना, क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि मरीम नवाज़ बाहर बार बार कहती थी कि आज अल्लाह को प्यारे हो गए तो कल हो गए, इतनी सख्त हालत ख़राब है। और हम कह रहे थे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी कि इन्हें मुकम्मल सेहत के मामलात इनको प्रोवाइड किए जाएँ। तो मैंने चंद लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा मुजीबुर रहमान शामी साहब को ले जाएँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और नवाज शरीफ साहब से उनकी बड़ी दोस्ती है, वो शायद उनको मना लें, तो आप उनको दावत दे लें। मैंने उनको दावत दी, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट की। 2-3 किताबें भी उन्होंने साथ ली जो उन्होंने मियाँ साहब को देनी थी। अब पता नहीं मियाँ साहब ने पढ़ी या नहीं, लेकिन उस दिन मियाँ साहब का बहुत ही पुरतकल्लफ खाना आया हुआ था। मेरे मुंह में फिर पानी आ गया है, इतना पुरतकल्लफ खाना था। जब हम पहुँचे, मैं और शामी साहब वहाँ, तो वो खाना मौजूद था। शामी साहब थोड़ा मेरे ख्याल लेट हो गए थे अगर मैं गलत नहीं, मुझे मियाँ साहब ने वो खाना खिलाया, क्योंकि मैं उनके साथ कमरे में अलग ही बैठा था, और वहाँ पर कुछ चुटकुले भी सुनाए उन्होंने मुझे, और मेरे से पूछा आप अमेरिका में कहाँ पढ़ाते थे, क्या पढ़ते थे। बहरहाल वो बातें किसी दिन दोबारा, जो पर्सनल बातें हुई वो मैं किसी दिन दोबारा कहूँगा, लेकिन बहुत ही एक पुरसकून माहौल के अंदर उनके साथ बातचीत हुई, खाना भी खाया गया जो लाए थे वो। और मैंने उन्हें अज़रा तफन्नन कहा कि अब इस खाने को देख के, खा के तो मियाँ साहब मेरा भी दिल बंद हो जाना है। तो उन्होंने कहा आपने कौन सा माफ़ी देनी है, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सब कुछ बताना है बाहर, मुझे पता है, मुझे पता चलता है आप मेरा सारा खाना बाहर गिनते हैं। इस बात पे वो भी हंस पड़े कहका लगा के, मैं भी हंस पड़ा। तो मैंने कहा इससे आप सारों के काम को आसान कीजिए, चलिए हॉस्पिटल। बहरहाल फिर शामी साहब आ गए, उन्होंने उनको वो किताबों का तोहफ़ा भी दिया, हम फिर तीनों बैठे, फिर लंबी नशस्त हुई, चाय की प्याली वहाँ पर पी गई बैठ के। और ये माहौल था जेल के अंदर, इस माहौल के साथ हम इंटरेक्ट करते थे। ये वो माहौल था जो इमरान खान उन्हें प्रोवाइड करते थे। बहुत पर्सनल बातें भी हुई, मैंने आपको कहा कि वो भी वक्त नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड बातें हैं, उन पर सख्ती ना आ जाए। लेकिन ये वो माहौल था जिसमें नवाज शरीफ साहब को रखा गया। 2 से 3 मुलाकातें मेरी उनके साथ हुई, लेकिन उसके बावजूद आज जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। अब चलते हैं आगे। तीरा वादी के अंदर ऑपरेशन की बात तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन पहले जो जावेद हाशमी साहब ने कह दिया है कि हमारे फौजी एहलकार वहाँ जा चुके हैं पहले ही, और सुरंगें साफ करते हुए वहाँ मारे गए हैं। अब ये दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस, और इस पर तो अब जवाबात मांगने चाहिए सभी लोगों को। अब उसके साथ ही नए टिकर चलाए गए हैं सिक्योरिटी ज़राए से। तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनों का सफाया कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी तीरा में कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल ख्वारिज का गठजोड़ वहाँ मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। मुख्तसर ये कि जी ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, किसी को हमने वहाँ से मूव नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सारी कहानी दोबारा सुनाई गई। रात पाकिस्तान के अंदर लेट नाइट हमें एक खबर मिली कि आज हफ्ते वाले दिन एक, अब पता नहीं वो खबर करेक्ट है कि नहीं, मैं हतमी तौर पर उसके पीछे नहीं खड़ा। रात को हमें ये खबर मिली, जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं।
जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमें ये बताया गया कि आज हफ्ते वाले दिन कोर कमांडर साहब ने या IGFC ने, मीन फौजी जर्नल्स ने, एक और अमन जरगा बुला रखा है और इन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए वीडियो मैसेजेस भी लोगों के रिकॉर्ड करवा रखे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आज सारा दिन वो प्रोपेगेंडा चलना है और मकसद यही है कि हम वहाँ ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये लोग शौक से ही वहाँ से निकल आए। तो अब एक तरफ जो आपके सामने वहाँ से हाशमी साहब ने ट्वीट कर दिया है गज़ा के बारे में, वो डाइवर्जन है। दूसरी तरफ वादी तीरा में ये क्या कुछ कर रहे हैं और अब अमन जरगा और ये सब कुछ, वहाँ डाइवर्जन है। तीसरी तरफ इमरान खान साहब से रिलेटेड जो खबर है उस पर अब अचकज़ई साहब भी वही बात कह रहे हैं कि ये डाइवर्जन क्रिएट हो रही है। और अब आप इन सब चीज़ों को मिला के देखेंगे तो वाकई जाहिर है मामलात जो हैं वो बहुत ही दिगरगू इनके लिए हुए हैं और ये उससे किसी भी तरह से छुटकारा चाहते हैं। अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह लें या स्लाइटली एंटी PTI आप जर्नलिस्ट भी कह लें, माजिद नज़ामी तीरा के हवाले से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल झूठ पर मबनी थी। जिरगे वाले एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी रियासत से बात हुई, अब रियासत से क्या मुराद है हम सब जानते हैं। नादरा के काउंटर नाकाफ़ी होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो भी इंडोर्स कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है या ये जो इनखला है ये फ़ौजी जर्नल्स के कहने पर ही हुआ। अब मुनीफ फ़ारूक भी आगे से यही कह रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी जगह से नहीं निकलेंगे तो ऑपरेशन कहाँ से होगा। ये मानना पड़ेगा कि ऑपरेशन मजबूरी बन चुका। फ़ौज ने लोगों को निकलने का नहीं कहा, लेकिन कोलैटरल डैमेज से बचने और इसे ज़ीरो करने के लिए मजबूरी बन जाती है। वो दबे लफ्ज़ों में जो MF है वो कह रहा है कि यहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है, होना है और इसीलिए लोगों का वहाँ से इनखला हुआ है, वरना वहाँ पर कोलैटरल डैमेज बहुत होना था। अब किसकी बात पे यकीन करें, किसकी बात पे यकीन ना करें, ये आपने खुद से इसका फ़ैसला करना है। मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक कॉल पेश करना चाहूँगी जो उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था और जिसे DG ISPR ने भी अक्सर दोहराया करते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से जितनी मोहब्बत है उससे कहीं ज़्यादा हमें शहादत की तलब है। कैप्टन अरूज जमाल क्या कहती हैं, सुनिए। यहाँ पे मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को कोट करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी एक स्पीच में एक बात कही थी जो अक्सर DG ISPR भी कोट करते होते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी से जितनी मोहब्बत है उससे ज़्यादा हमें शहादत की तलब है। अब ये एक अजीब ही नैरेटिव जो है हमेशा सामने रखा जाता है। देखें, शहादत इसमें कोई शक नहीं कि बड़े एजाज़ की बात है। जब भी आप मुल्क के दिफा के लिए शहीद होता है कोई भी, तो पूरी कौम पर उसका कर्जा होता है और पूरी कौम उसका एहतराम करती है। लेकिन पीछे माओं के आंसू खुश्क हो जाते हैं, बेटे बच्चे यतीम होते, तो कौन शहीद होना चाहता है शौक से? कोई नहीं होना चाहता और किसी को होना भी नहीं चाहिए। ये क्या माइंडसेट ये प्रमोट करते हैं यहाँ पर? कितने जनरल हैं, आसिम मुनीर साहब ने ये कह तो दिया है, लेकिन आसिम मुनीर साहब या उनसे पहले कितने जनरल हैं। हाँ, किसी ने टेररिस्ट ने डायरेक्टली अटैक करके एक सर्जन थे जो मेजर जनरल थे गालिबन, इस तरह से किसी ने को टारगेट कर दिया तो हो गया। कितने जनरल साहबान हैं जो अगले मोर्चों पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती। ये एक नया ही तरीका है कि हमें तो ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत की फ़िक्र है, उसके साथ PIA भी ले लेनी है, ये भी कर देना है, उसके बाद तबाहियाँ भी साथ साथ मचाई हुई हैं। तो वो आम अफसरान तो इसमें कोई शक नहीं कि शहादतें दे रहे हैं, लेकिन जब वो रेफ़र कर रही हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है, तो फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनके तमाम जो एक्शंस हैं, जिस तरह के करप्ट लोगों को उन्होंने उस पर मुसल्लत कर दिया है, और उनकी ये स्टेटमेंट जो है इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन बहरहाल आजकल यही जो ये बात करते हैं यही चलता है। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली रख दें, टाइम तो लंबा हो गया, लेकिन अगली खबर क्विकली रख देते हैं आपके सामने। मैं और फील्ड मार्शल खामोशी से कई ममालिक गए कि हमारा IMF का गैप है, इसको फिल कर दें, हमें थोड़े से डॉलर दे दें। मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी से पैसे लेते हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, और फिर आपको सर नीचे करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। फिर जब आप उनसे कर्जा ले लेते हैं तो उनकी कैसी भी ख्वाहिशें हों वो फिर पूरी करनी पड़ती हैं। ये शहबाज शरीफ ने कहा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे।
सुन लिया आपने। अब दूसरे लफ्ज़ों में वो सीधा सीधा आपको ये बता रहे हैं कि अभी अगर ईरान पर हमला हुआ और हमें साथ देना पड़ा करने वालों का, या अभी इसराइल के अंदर जो कुछ भी होगा, हमें जो कुछ वहाँ करना पड़ना है जाके गज़ा में, वो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, हमारी मजबूरी है। मतलब उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जो कितनी ऊंची उड़ान करनी है जो आर्मी चीफ कहते थे, और फिर ग्रीन इनिशिएटिव, और फिर $100 अरब, और फिर पता नहीं क्या कुछ वो कहते थे, वो शहबाज शरीफ साहब ने सबको जो है ना वो उसका लोटा ही उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने बताया कि हमने लिए हैं कर्ज़े और उनकी कीमत चुकानी पड़नी है। वो जो आज से 1 साल पहले पूरे जेंट्री बीच आए थे पाकिस्तान और कहा गया था बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो अब वो सारे ड्रामे फील्ड मार्शल साहब के तो एक्सपोज हो गए। अब रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी और उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई ग्रीन इनिशिएटिव नहीं है, कोई 100 अरब नहीं, हम तो पैसे मांग तांग के लाए हैं और जिन्होंने पैसे दिए हैं उनकी शराइत हैं और उन शर्तों के ऊपर अब हमें डांस करना पड़ रहा है। मतलब उन्होंने तबाह करके पूरे का पूरा जो बयानिया था 4 साल की जो सिफर सरमायाकारी की वजह सामने आई है, वो उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो इतने मुल्कों में ये गए हैं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई लेकिन कर्जा थोड़ा बहुत रोल ओवर वगैरह मिला इनको, तो वो उन्होंने पूरी कहानी सिफर कर दी कि अब हम उन मुल्कों के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर, मरियम साहबा ने 7 करोड़ रुपए जो हैं वो वापस मांग लिए हैं। चौधरी शुगर मिल में उन पर करप्शन का केस था जो माशाल्लाह से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब मोहतरमा ने हुकूमत को कहा है कि मुझे मेरे 7 करोड़ रुपए वापस दें जो इस सारे काम के अंदर वहाँ फंसे हुए थे, मतलब क्योंकि वो ड्राई क्लीन हो गई हैं, तो अब उन्होंने वो पैसे हुकूमत से वापस मांग लिए हैं। आया ना मज़ा। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।